Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to study about models of family therapy. This is part 2 of unit 2, block 3, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. इस यूनिट से कनेक्टेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनका लिंक मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स for more details. Now let us start with the topic models of family therapy. तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, ऑलमोस्ट 19 मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. वन बाय वन हम समझेंगे कि वो थ्योरेटिकल मॉडल का नेम क्या है, उसके थ्योरिस्ट कौन है, और इस मॉडल में होता क्या है और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम डाल सकते हैं. सो पहला जो अपना मॉडल है वो है एडलेरियन फैमिली थेरेपी. ये एल्फ्रेड एडलर ने दी थी और इसमें इन्होंने बताया है कि इसको हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी कहते हैं. जो इस थ्योरी के बारे में बात की गई है, और इसमें हम पर्सन को एज अ होल देखते हैं. जो भी उसमें इन्फीरियरिटी होती है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि वो ओवरऑल एज अ पर्सन ग्रो करे और अपने गोल की को रीच करे. जो भी उसका लाइफ में कोई गोल उसने बनाया है उसको रीच करे. और इसमें हम बर्थ ऑर्डर को नोट डाउन करते हैं कि वो फैमिली में कौन से नंबर का चाइल्ड रहा है, सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड रहा है कि सबसे यंगेस्ट चाइल्ड रहा है या बीच का रहा है. सो उसकी पोजीशन भी मैटर करती है, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने के लिए, या उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है बिकॉज ऑफ देयर बर्थ ऑर्डर, उससे भी उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर वैसा होता है उसके बेसिस पे. एंड देन मिस्टेकन गोल्स के ऊपर वर्क किया जाता है कि उसने लाइफ में गोल क्या बना के रखे हैं, क्या उसके गलत रोल है. सो हम ये सारे जो उसके मिस्टेकन मोटिवेशन थे जो चाइल्डहुड की वजह से आए हैं, और उसकी फैमिली में जो एडल्ट्स थे उनके बिहेवियर की वजह से आए हैं, किस वजह से उसके अंदर उसका जो गोल का मोटिवेशन है वो कुछ और हो गया है, उसका लाइफ का उसका जो बिहेवियर है लोगों के साथ और खुद के साथ वो किस लिए वेरी करता है, वो सारी चीज़ें हम एडलेरियन फैमिली थेरेपी में देखते हैं. और इसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो साइको एनालिसिस की टेक्निक, टिपिकल डे, रीओरिएंटिंग एंड री एजुकेटिंग, ये वाली टेक्निक्स हम उसको सिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को. सेकंड जो थेरेपी है वो है अटैचमेंट थ्योरी. इस थ्योरी के ऊपर जो थेरेपीज लगती हैं वो है साइको एनालिसिस एंड प्ले थेरेपी लगती है, और ये जॉन बॉल्बी एंड मैरी एनिसवर्थ ने दी थी. और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस है ना वो उनको बनाते हैं. और एक्सपीरियंसेस कैसे, एक्सपीरियंसेस जो उनके एक्सपीरियंसेस अपने केयर गिवर्स के साथ होते हैं, स्पेसिफिकली लाइफ के फर्स्ट 3 इयर्स, मतलब बच्चा 1 से लेके 3 साल की उम्र में जिस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस अपने केयर गिवर के साथ होता है, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल का पूरी पर्सनालिटी शेप होती है, वो इंडिविजुअल शेप अप होता है. सो इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी का जो फाउंडेशन है वो ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी के बेसिस पे बना हुआ है, जिसमें इंसान जो होता है वो अपने जो पार्टनर है उसमें वो रिफ्लेक्शन देखने लगता है अटैचमेंट फिगर का, एंड एक्सपेक्ट करने लगता है अपने पार्टनर से कि वो उसी तरह से ट्रीट करे जैसा उसका एक अटैचमेंट फिगर किया करती थी. तो इस वजह से रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. सो ये बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन होती है जिसमें इन्फेंट जो होता है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसका केयर गिवर उसे किस तरह से ट्रीट कर रहा है. नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है बोवेनियन फैमिली सिस्टम्स. जो है वो मुर्रे बोवेन एंड बाकी बहुत सारे उनके पार्टनर्स थे, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की थी. और इसमें इन्होंने बोला कि इंटर जनरेशनल फैमिली थेरेपी के नाम से भी ये जानी जाती है. सो इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंशिएशंस जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, ट्राईएंगुलेशन होता है, इमोशनल कट ऑफ हो जाता है. सो फैमिली का किस तरह का डिफरेंशिएशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो इम्पेक्ट करता है इन चीज़ों को. सो फैमिलीज स्पेसिफिकली
न्यूक्लियर फैमिली का जो इमोशनल प्रोसेसेस होते हैं या सिबलिंग पोजीशंस जो होती हैं और जो जितनी भी जनरेशन्स चली आ रही हैं उनमें जो पैटर्न ट्रांसमिट हो रहा है प्रीवियस ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ फैमिली में किस तरह से चलता था, फिर पेरेंट्स के यहाँ कैसे चलता था, फिर अब कैसा चलता है, फिर आगे कैसा चलेगा, वो सारे ऐसा ट्रांसमिशन होता रहता है। सो जब फैमिली का जो ईगो होता है जो पास ऑन होता है, जैसे बोलते हैं ना, हमारे खानदान में ऐसा चला आ रहा है, ऐसी वाली जो चीज़ होती है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं किस तरह से वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। सो इसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो डी ट्रायंगुलेशन की करते हैं, नॉन एंशियस प्रेजेंस की करते हैं, जीनोग्राम्स एंड कोचिंग, ये वाली चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें टेक्निक्स में। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल फैमिली थेरेपी है। सीबीटी का नाम तो आप जानते ही होंगे। सो एलिस ने दी थी, बंडूरा ने दी थी एंड गॉटमैन, इन तीनों के नाम यहाँ पे आते हैं जो थ्योरिस्ट हैं जो इसके ऊपर जिन्होंने थ्योरीज दी हैं। एंड जो इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में आती है ना वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से आती हैं। सो निगेटिव जो बिहेवियर्स है ये इंटरपर्सनल सोशल एक्सचेंजेस जो फैमिली के अंदर हो रहे हैं उसकी वजह से हो रही होती हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और उनके जो या उनके जो खुद के डिज़ायर्ड बिहेवियर्स होते हैं वो जिस तरह का रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के बीच में चल रहा है उस वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है उनका बिहेवियर। और जो अनवांटेड बिहेवियर है वो भी प्रमोट किए जाते हैं फैमिली के ही अंदर। सो वो चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उनके इरेशनल बिलीव्स होते हैं। क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या बोलती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यही बोलती है कि आपके कुछ बिलीव्स होते हैं, इरेशनल थॉट प्रोसेस होता है, जिस वजह से आप जो आपके बिलीफ होते हैं वही आपके फिर थॉट्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है और जिस तरह के आपके थॉट्स होते हैं वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाता है। सेम इज़ विद फैमिली। अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल फैमिली थेरेपी की बात करें तो इसमें भी फैमिली में जिस तरह का इरेशनल बिलीव्स चल रहे हैं या फॉल्टी फैमिली की स्केमा है, सो उस वो अगर इरेशनल है तो उसी तरह से उनका फिर पूरी फैमिली का थॉट प्रोसेस होगा एंड थॉट प्रोसेस होगा तो उनका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली वैसा ही होगा। सो इसी तरह से फिर वो लोगों के साथ भी बिहेव करेंगे। सोशल एक्सचेंजेस मतलब इंटरपर्सनल सोशल एक्सचेंजेस मतलब लोगों के साथ किस तरह से उनका बिहेवियर होता है। तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा, अनवांटेड बिहेवियर दिखाई देगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो है थेरेप्यूटिक कॉन्ट्रैक्ट्स, नेक्स्ट इज मॉडलिंग, नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक desensitization, नेक्स्ट इज शेपिंग, देन चार्टिंग, देन एग्जामिनिंग irrational beliefs, ये वाली चीज़ें हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लैंग्वेज सिस्टम। ये भी लंबी लिस्ट है जिन्होंने दिया था, हैरी गुलिशियन, देन एंडरसन, देन टॉम एंडरसन, लिन हॉफमैन, पैगी पेन, इन्होंने दिया था। सो इन्होंने क्या बताया है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो अपने एक्सपीरियंसेस में मीनिंग ढूंढते हैं। जो भी उनको एक्सपीरियंस हुआ होता है किसी सोशल रिलेशनशिप में, मे बी पर्सनल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी होता है, तो ये तो नॉर्मल है ना, हमें जैसा एक्सपीरियंस होगा हम वैसे ही तो सोचेंगे, हम हर एक चीज़ का वैसे ही तो मीनिंग निकालेंगे। तो जो कोलैबोरेटिव थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं फैमिलीज़ को कि वो अपने जो भी परसीव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब किसी एक्सपीरियंस को आप तरह तरह से देख सकते हो। जो चीज़ आपके साथ हो रही है जिस तरह से आपने उसको परसीव किया, महसूस किया, हो सकता है कोई और उस चीज़ को किसी और तरीके से महसूस करे। सो कोलैबोरेटिव जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं फैमिलीज़ को कि वो रीऑर्गेनाइज करें और जो उनके प्रॉब्लम्स को जो उन्होंने जिस तरह से परसीव किया है उसको डिसॉल्व कर दें। सो वो कैसे होगा जब वो ट्रांसपेरेंट डायलॉग करेंगे, यानी कि खुल के बात करेंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। तो जब वो खुल के बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, हमें पता चलता है कि वो किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। एंड देन हम लेकिन कोई थ्योरी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आप कोई पहले की जो थ्योरीज पढ़ी हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना। अब इसमें क्या क्या आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, इसमें टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो डायलॉजिकल कन्वर्सेशंस, देन नॉट नोइंग, क्यूरियोसिटी, बीइंग पब्लिक, रिफ्लेक्टिंग टीम्स, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशंस अप्रोच, टेर बेनमैन, गर्बर एंड गोमोरी ने दी थी।
सो इनका कहना था कि जितने सारे लोग जो होते हैं ना, ये एक प्राइमरी सर्वाइवल ट्रायड में बॉर्न होते हैं। मतलब इनकी जब ये बॉर्न होते हैं तो इनमें एक ट्रायड बनता है, माता पिता एंड बच्चा, है ना, ट्रायड बना। सो और इनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है बच्चे के और उसके पेरेंट्स के बीच में, और वो फिर एक सर्वाइवल स्टेंसेस जो होते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं खुद की सेल्फ वर्थ को बचाने के लिए। यानी फैमिली के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो वर्ड्स एंड बिहेवियर्स रन कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो उनका एक सर्वाइवल स्टांस हो जाता है। यानी कि उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह से ही रहेंगे तो ही हमारी सेल्फ वर्थ होगी, अदरवाइज हमारी नहीं होगी। सो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी आपस में जिस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, बच्चा भी वही सीखता है, एंड वो रिफ्लेक्ट भी होता है समाज में। एंड बहुत सारी ट्रूथ्स छुपाए भी जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स छुपाए जाते हैं। सो जो एक्सपीरियंशियल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि कोवर्ट एंड ओवर्ट जो मैसेजेस हैं जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में चले आ रहे हैं, और वो किस तरह से उनको अफेक्ट करता है, उनकी बॉडी को, उनके माइंड को, उनकी फीलिंग्स को। और जब ये चीज़ पकड़ में आ जाती है तो फिर हम उनको कॉन्ग्रुएंस में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो वो सोचते हैं वही वो करें, बिहेवियर में भी वही शो करें। अपनी सेल्फ वर्थ के चक्कर में वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत मैसेजेस पास ऑन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सो इसमें जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो इक्वालिटी मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, फैमिली लाइफ, क्रोनोलॉजी, फैमिली स्कल्पटिंग, मेटाफॉर्स, फैमिली रिकंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअल थेरेपी। ये जो कॉन्टेक्चुअल थेरेपी होती है, ये इसमें क्या होता है कि फैमिलीज जो होती है वो अनकॉन्शियस नेटवर्क बना लेती हैं, और उसमें लॉयल्टीज़ के बारे में बात की गई है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक लॉयल्टी होती है, मतलब दे एंड ये अनकॉन्शियस वे में होती है। और ये इस तरह से भी हो सकती है कि ये इतना ज़्यादा उनके रिलेशनल एथिक्स को डैमेज कर देती है, और फेयरनेस, ट्रस्ट, एंटाइटलमेंट, म्यूचुअलिटी, मेरिट, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं। उनका जॉब होता है, मतलब वो पैसे लेते हैं एंड क्राइम करते हैं। उन फैमिलीज़ में सारी चीज़ें, फेयरनेस, ट्रस्ट, ये चीज़ें हट गई होती हैं बिल्कुल। उनको एथिक्स, ये सारी चीज़ें गायब हो गई होती हैं। उनके कुछ और ही अपने रूल्स होते हैं और वो एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं। तो वो चीज़ें भी हो सकती, ये एक एग्जाम्पल है। आप इसको श्योरली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मत समझना, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ सो दैट आप कोरिलेट कर सके कि इस थ्योरी का क्या मतलब है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, फैमिली निगोशिएशंस, वैलिडेशन, फिलियल डेप्ट, रीपेमेंट, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ इमोशन फोकस थेरेपी जो है ये कपल्स एंड फैमिलीज डेवलप करती है रिजिड पैटर्न्स इंटरेक्शन के। किस पे बेस्ड होते हैं वो रिजिड पैटर्न्स जो इनके बीच में होते हैं, पावरफुल इमोशनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका इमोशनल एंगेजमेंट नहीं हो पाता, ट्रस्ट नहीं बन पाता है बीच में। सो ट्रीटमेंट का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि इनके एम्पैथिक कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया जाए फैमिली मेम्बर्स, इनको मतलब फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो एम्पैथिक कैपेबिलिटीज़ है वो एनहांस की जाए, और उनका जो डीप सीटेड हैबिट्स हैं उन उनको एक्सप्लोर किया जाए, सो दैट हम इमोशनल क्यूज़ को मॉडिफाई कर सकें और उनके अंदर और अच्छा इंटरेक्शन डेवलप कर सके। सो जो रिजिड पैटर्न्स हैं इंटरेक्शन के वो हम तोड़ पाएंगे। सो इसमें जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्टिंग, वैलिडेशन, हाइटनिंग, रीफ्रेमिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपी। साल्ट फाउंडेशंस जो है वहाँ से निकली है ये। एंड चेंज और ग्रोथ तभी हो पाता है जब एग्जिस्टेंशियल एनकाउंटर होता है थेरेपिस्ट के साथ क्लाइंट का। जो थेरेपिस्ट है उस इस रिलेशनशिप में बहुत रियल होगा, ऑथेंटिक होगा क्लाइंट के साथ, कुछ भी शो ऑफ नहीं करेगा थेरेपिस्ट, ये ध्यान रखना है। एंड प्लेफुल वे में बहुत सारी चीज़ें डाली जाएंगी, क्लाइंट को समझाया जाएगा,
और क्लाइंट आराम से इजी गो लकी टाइप वे में समझ जाएगा चीज़ें, एंड उसमें फैमिली जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे होने लगेंगे. सो इसमें जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो है बैटलिंग कंस्ट्रक्टिव एंजाइटी, रीडिफाइनिंग सिम्टम्स, अफेक्टिव कन्फ्रंटेशंस, को थेरेपी एंड ह्यूमर. इन सब चीज़ों को यूज़ करके, जैसे मैंने बताया प्लेफुल वे में कर लेते हैं, तो वो इसलिए ह्यूमर वर्ड आया. नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट फैमिली थेरेपी. ये सैंड्रा बर्न ने दी थी. तो इसमें क्या होता है कि जेंडर्स के बीच में आपको डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्पैरिटी नज़र आएगी जेंडर्स में. एंड उसके कॉजेज़ क्या होंगे? फैमिली सिस्टम के अंदर जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से ये हुआ होगा. तो थेरेपिस्ट जो होता है वो एनकरेज करेंगे और कि उनको भी एनकरेज किया जाता है बेसिकली इस टेक्निक में थेरेपिस्ट को, कि इस बारे में उनको अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सो दैट जो हिडन ऑपरेशंस और बायसेस हैं या कल्चरल स्टीरियोटाइप्स है ना, वो छुपाए ना जाए थेरेपिस्ट से. तो थेरेपिस्ट को इस चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है. तभी आप ये पकड़ पाओगे कि बायसेस हो रहे हैं, कल्चर स्टीरियोटाइप्स हैं. एंड देन इगैलिटेरियन जो थॉट प्रोसेस है, पर्सपेक्टिव है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप के लिए. सो इसमें जो आप टेक्निक्स यूज़ करते हो वो होती है डीमिस्टिफाइंग, मॉडलिंग, इक्वालिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट इज मिलान सिस्टेमिक फैमिली थेरेपी. सो ये मिलान ग्रुप ने एस्टेब्लिश किया था. Therapeutic techniques based on Grigory Bateson's cybernetics that disrupts unseen systemic patterns of control and games between family members by challenging erroneous family beliefs and reworking the family's linguistic assumptions. So इसमें हमने क्या देखा है कि इसमें है ना जो सिस्टेमिक पैटर्न्स हैं वो डिसरप्टेड होते हैं. उसमें कंट्रोल और गेम्स वाली चीज़ें ज़्यादा आपको दिखाई देंगी. फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक दूसरे को कंट्रोल करना, गेम्स खेलना मतलब वो वाले गेम्स नहीं, वैसे माइंड गेम्स खेलना, वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी इसमें. सो ये जो एरोनियस बिलीफ सिस्टम है फैमिली में, जो एरर आपको दिखाई देंगे, उस पर रीवर्क करना होगा. एंड उनके जो लिंग्विस्टिक एजम्पशंस है उसको भी आपको उसके ऊपर भी रीवर्क करना पड़ेगा. तो इसमें hypothesizing and then circular questioning, neutrality and counter paradox, ये वाली टेक्निक्स यूज की जाती हैं. नेक्स्ट इज मेडिकल फैमिली थेरेपी. ये उन लोगों के लिए है जिस फैमिली में मेजर इलनेसेस एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं. सो उसमें उनके अंदर ना जो चेंजेस आते हैं वो बायोलॉजिकल तो आते ही हैं, इलनेस की वजह से साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिफ़िकल्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एक ऐसा थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझता है कि मेडिकल हेल्थ जब इन्वॉल्व होती है तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, एंड देन फिर थ्योरीज एंड टेक्निक्स यूज़ करके उनको हेल्प करता है. तो इसमें जो टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं वो है ग्रीफ वर्क, फैमिली मीटिंग्स, कंसल्टेशंस, कोलैबोरेटिव अप्रोचेस. नेक्स्ट इज एमआरआई बिलीफ थेरेपी. एमआरआई का मतलब वो नहीं है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वाला, बिल्कुल नहीं है इसका फुल फॉर्म. इसका फुल फॉर्म होता है मेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो क्योंकि ये मेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टैब्लिश की थी, इसलिए एमआरआई ब्रीफ थेरेपी नाम दिया है इसका. सो अगर मैं इसमें रीड करूँ तो इन्होंने बताया है कि as a synthesis of ideas from multiple theorists in order to interrupt misguided attempts by the families to create first and second order change. Misguided जो attempts families करती हैं क्या करने के लिए, first and second order change by persisting with more of the same mixed signals from unclear meta communications and paradoxical double bind messages. मतलब डुअल मैसेजेस पास ऑन करती हैं फैमिली मेम्बर्स आपस में. जब डुअल मैसेजेस पास होते हैं तो इंसान कंफ्यूज होगा ना कि क्या है क्या नहीं है. सो दैट इज़ वाई वो टेंशन क्रिएट करता है फैमिलीज में. उसको ठीक करना. इसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो है रीफ्रेमिंग, prescribing the symptoms, relabeling, restraining, going slow, and Balak ploy. नाउ नेक्स्ट इज नरेटिव थेरेपी. इन्होंने ये बोला है कि हर एक इंसान जो होता है ना, उसकी
अपनी एक स्टोरी होती है, वो अपनी एक स्टोरी यूज़ करता है और जितने उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे वो अपनी स्टोरी बनाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग जिसे हम कहते हैं। सो और उसी से ही वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करता है सोशल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट्स के बेसिस पे, और लोकल नॉलेज जो भी उसके पास होती है उसके बेसिस पे। सो ये जो नरेटिव थेरेपिस्ट होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं क्लाइंट को कि फिर से उसको एज अ को एडिटर की तरह अपने पास बिठाते हैं एंड उसको फिर बोलते हैं कि रीस्क्रिप्ट करो अपनी स्टोरी को। सो जो भी उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है ना, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। उसको ये भी बताया जाता है कि जो पर्सन है ना, वो खुद प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है। इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो डीकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स, मैपिंग एंड आस्किंग परमिशन, ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट रिलेशंस थेरेपी। ऑब्जेक्ट रिलेशंस थेरेपी जो है, इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो रिलेशनशिप्स चूज़ करते हैं ना, बेसिकली उनका मेन इंटेंशन ये होता है कि उनका जो इनसिक्योर अटैचमेंट्स थे चाइल्डहुड से, उसको हील करने की कोशिश करते हैं। तो जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, वो स्टेब्लिश हो गए होते हैं। किससे हो गए होते हैं? स्पेसिफिकली पेरेंट्स है या केयर गिवर जो भी है, और वो फिर अपने पार्टनर पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो डी ट्रायंगुलेशन, को थेरेपी, साइको एनालिसिस, होल्डिंग एनवायरनमेंट, ये वाली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी। इसमें जो फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट होते हैं वो पहले तो ये देखते हैं कि साइकोपैथोलॉजीज क्या है वहाँ पे, मतलब साइकोलॉजिकली फैमिली मेम्बर्स कहाँ कहाँ इंटरलॉक्ड हैं आपस में, एंड कहाँ पे इम्प्रूव होने की संभावना है, कहाँ पे हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनके बीच में। सो इसमें करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? साइको एनालिसिस, ऑथेंटिसिटी, जॉइनिंग, कन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट इज सोल्यूशन फोकस थेरेपी। सोल्यूशन फोकस थेरेपी नाम से ही पता चलता है, हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की। जब ऐसे लाइफ में चेंज आते हैं जो इनएविटेबल हैं, लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, आप वो आनी ही आनी है। सो उससे क्या होता है, पास्ट और पास्ट से का जो इंटरप्रिटेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। जो अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जो आप रोक नहीं पाए, लेकिन वो ऐसी थी जो उसका सब कुछ मतलब नेगेटिव निकलता है। सो वो हमारे इंडिविजुअल की जो भी सिचुएशंस थी उससे वो मीनिंग निकालता है, उससे कुछ अ, उसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाते हैं जो आगे के उसके रिश्तों को इम्पैक्ट करते हैं, या उसकी जो होप्स हैं वो कम हो जाती हैं लाइफ को लेके, एंड देन उसकी जो स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज होते हैं वो उसको ही ओवरलुक करने लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स भी एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो है फ्यूचर फोकस, बिगिनर्स माइंड, मिरेकल क्वेश्चन, गोल सेटिंग, स्केलिंग, ये चीज़ें। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक थेरेपी। Symptoms of dysfunction are purposeful in maintaining homeostasis in the family hierarchy as it transitions through various stages in the family life cycle. So जो पूरी फैमिली में रन करने वाला एक ये सिस्टम है जहाँ पे जो फैमिली हायरार्की होती है ना, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, देन यू, एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरह से। सो ये पूरी फैमिली हायरार्की मानी जाती है। सो जो डिसफंक्शन के सिम्टम्स होते हैं ना, वो पर्पसफुली वहाँ पे होते हैं सो दैट फैमिली में एक होम्योस्टेसिस क्रिएट किया जा सके, फैमिली को स्टेबल रखने के लिए ऐसा किया जाता है। नाउ इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो है डायरेक्टिव्स, पैराडॉक्सिकल इंजंक्शंस, पोजिशनिंग, मेटाफोरिक टास्क एंड रीस्ट्रेनिंग। नाउ लास्ट जो थेरेपी बताई है वो है स्ट्रक्चरल थेरेपी। सो स्ट्रक्चरल थेरेपी में इन्होंने बताया है कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बेसिकली अराइज होती है जब हम माल एडेप्टिव बाउंड्रीज रखते हैं, और जो हमारा सब सिस्टम होता है वो ओवरऑल फैमिली का जो सिस्टम है उससे उसी के अंदर क्रिएट हो गया होता है, जिसमें रूल्स एंड रिचुअल्स होते हैं।
और रूल्स और रिचुअल्स जो होते हैं फैमिली के अंदर, वही सारा इंटरेक्शन को गवर्न करते हैं। जिस यानी कि एक रूल्स रेगुलेशन सेट कर दिया जाता है फैमिली में, एंड उसको फिर सारे फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं। और ये जो रूल्स रिचुअल्स होते हैं, इसमें माल एडेप्टिव बाउंड्रीज भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम आने लग जाता है। सो इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो जॉइनिंग, फैमिली मैपिंग, हाइपोथेसाइजिंग, री एनैक्टमेंट्स, रीफ्रेमिंग एंड अनबैलेंसिंग, ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। होपफुली आगे हो सकता है हम ये टेक्निक्स भी सिलेबस में पढ़ें, बट ऑफ कोर्स आप ये इसको गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इसमें और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट जो भी थेरेपीज़ थी फैमिली थेरेपी में हम यूज़ करते हैं, उसके उनके उन मॉडल्स के बारे में हमें बताया गया था। तो कहीं पे इन्होंने थ्योरी लिखा है, कहीं पे इन्होंने थेरेपी लिखा है, कहीं पे इन्होंने सिस्टम्स लिखा है, तो बट दीज आर theoretical models. So एंड उनके नेम्स भी है जिन्होंने दिए थे। सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।